अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो शायद ही कोई दो मुल्क इतने मिलते जुलते दिखाई दें जितने यमन और ओमान है। ना सिर्फ इनका नक्शा और साइज एक जैसा है बल्कि जोग्राफी और कुदरती वसाइल भी करीब करीब एक जैसे हैं, मगर फिर भी इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ ओमान है जो इस्तेहकाम, तरक्की और बेहतरीन क़यादत की मिसाल है, और दूसरी तरफ यमन है, एक ऐसा मुल्क जो जंग, भूख और बर्बादी का मरकज बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? यही आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लोर करेंगे। क्या ये सिर्फ तकदीर का खेल था या फिर इन दोनों मुल्कों की तारीख, जोग्राफियाई सियासत और क़यादत का इसमें कोई बड़ा हाथ है? चलें इस सफर का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका सिर्फ एक क्लिक होता है, लेकिन हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलती है। यमन और ओमान जजीरे अरब के जनूबी किनारे पर वाक़ हैं। ये दोनों सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर ही एक दूसरे के करीब नहीं, बल्कि इनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी दुनिया के चंद अहम तरीन तजारती रूट्स के करीब होने की वजह से बहुत ज्यादा है। ओमान अबनाए हरमुज के करीब है, जहाँ से खलीज फारिस का सारा तेल और गैस दुनिया भर तक पहुँचता है। दूसरी जानब यमन बाब अल मंदब के साथ है कि वो मकाम है जहाँ से एशिया और यूरोप का 80% तजारती सामान गुजरता है। सकाफती और नस्ली लिहाज से भी इन दोनों कंट्रीज में काफी मुमासलत है। इन कंट्रीज में ज्यादातर अरब लोग आबाद हैं और यहाँ की जुबान और रवायात भी मिलती जुलती हैं। मजहबी तौर पर भी इन मुमालिक में अक्सरियती तौर पर सुन्नी है, मगर यमन में ज़ैदी शिया भी खासी तादाद में हैं, जो आजकल यमन के कई इलाकों पर काबिज हैं। ओमान में एक मुनफरद मजहबी तरकीब पाई जाती है, जहाँ 45% पॉपुलेशन इबादी मसलक, जबकि 45% सुन्नी और सिर्फ 5% शिया हैं। मगर अगर हम वैशत देखें तो इन दोनों मुमालिक में जमीन आसमान का फर्क है। ओमान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.82 है, जबकि यमन का सिर्फ 0.42 है, जो कि दुनिया के सबसे पसमानदा मुमालिक में शुमार होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों मुमालिक की जोग्राफियाई और वसाइल एक जैसे हैं, तो फिर यमन इतना पीछे क्यों रह गया? इसका जवाब इन दोनों मुल्कों की तारीख, तर्ज हुक्मरानी और उनके फैसलों में छुपा है। ओमान की तारीख कामयाबी की एक कहानी है। 1507 में पुर्तगीजियों ने ओमान पर कब्जा कर लिया था, मगर सिर्फ 100 साल बाद 1650 में मकामी ओमानियों ने उन्हें निकाल बाहर किया और अपनी आज़ादी हासिल की। ये वो वक्त था जब ओमान एक मजबूत सल्तनत बन गया, जो सिर्फ अरब रीजन तक महदूद नहीं था। मस्कत से लेकर मशरकी अफ्रीका तक ओमान का तजारती और सियासी असर व रसूख था। 1872 में बरतानवी सल्तनत ने ओमान को अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया और ये ताल्लुक 1951 तक कायम रहा। इसके बाद सुल्तान सईद बिन तैमूर ने हुकूमत संभाली, मगर वो इंतहाई कदामत पसंद हुक्मरान थे। इनके दौर में जदीदियत और टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां लगाई गई। इसके नतीजे में लोग नाराज होने लगे और बरतानवी सल्तनत भी इस अदम इस्तेकाम से परेशान थी। इसी वजह से 1970 में बरतानवी हुकूमत ने सुल्तान के अपने ही बेटे काबूस बिन सईद को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। 23 जुलाई 1970 को एक खून खराबे के बगैर सुल्तान काबूस ने इक़्तिदार संभाल लिया और यहाँ से ओमान के नए दौर का आगाज हुआ। जबकि दूसरी तरफ यमन की तारीख अदम इस्तेकाम, जंगों और सियासी तकसीम की एक मिसाल है। 1519 में उस्मानी सल्तनत ने शुमाली यमन पर कब्जा कर लिया और ये 400 साल तक बरकरार रहा। जब उस्मानियों का ज़वाल आया तो 1918 में शुमाली यमन आज़ाद हो गया, मगर यहाँ ज़ैदी शिया हुकूमत कायम हो गई। दूसरी तरफ जनूबी यमन बरतानवी सल्तनत के तहत रहा। 1962 में शुमाली यमन में एक फौजी बगावत हुई और फिर 1967 में जनूबी यमन भी बरतानिया से आज़ाद हो गया और यहाँ एक कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो गई, जो सोवियत यूनियन के असर में थी। चूंकि ये सर जंग का दौर था, इसलिए शुमाली और जनूबी यमन एक दूसरे के सख्त मुखालिफ रहे। 1990 में दोनों यमन एक हो गए और अली अब्दुल्ला सालेह पहले सदर बन गए, मगर इनका दौर शदीद करप्शन और बदनज़मी की मिसाल साबित हुआ। ओमान की बात करूं तो 1970 में जब सुल्तान काबूस ने इक़्तिदार संभाला तो ओमान में सिर्फ 3 स्कूल थे, 19 हॉस्पिटल थे और 10 किलोमीटर की पक्की सड़कें थीं। मगर सिर्फ 15 साल में ओमान ने बेपनाह तरक्की की। 500 से ज्यादा स्कूल, 100 से ज्यादा हॉस्पिटल्स और 3000 किलोमीटर से ज्यादा पक्की सड़कें। ओमान की तेल की पॉलिसी भी इंतहाई जरूरतमंदाना थी। सुल्तान काबूस ने गैर मुल्की कंपनियों के साथ मुआहदा किया और उनको कहा कि ओमानियों को मुलाजमत देने और तरबियत देने का कानून बनाया गया। इसके साथ साथ सियाहत और तजारत को भी फरोग दिया, जो आज ओमान की मीशत का एक बड़ा हिस्सा है। दूसरी तरफ अली अब्दुल्ला सालेह ने बदउरवानी और नाकिस हुक्मरानी के जरिए यमन को तबाह कर दिया। यमन और ओमान की कहानी सिर्फ दो मुल्कों की मुख्तलिफ तकदीर की कहानी नहीं, बल्कि क़यादत और तर्ज हुक्मरानी का एक बड़ा सबक है।
अच्छी क्यादत एक मुल्क को आगे बढ़ाती है और बुरी क्यादत उसे तबाही के दलदल में धकेल देती है। आज यमन एक नाकाम रियासत बन चुका है और हर दिन उसकी जंग में एक नया मोड़ आता है। क्या यमन कभी ओमान की तरह स्टेबल हो सकेगा? एक ऐसा सवाल है जो फिलहाल जवाब भी है